नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। लोकसभा चुनाव में एक झूठ तेजी के साथ चल गया। ये झूठ था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिल गईं, वो संविधान में संशोधन करके आरक्षण को खत्म कर देंगे। इसके साथ ही साथ एक और झूठ बोला गया कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। ये एक ऐसा नैरेटिव था, विमर्श था, जिसने बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ही बेहद नुकसान पहुंचाया। 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट के 33 रह गईं और बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली। अब इससे निपटने की तैयारी बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भी अपने अपने स्तर पर कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की क्या तैयारियां हैं, आज इस पे बात करते हैं। मायावती का कहना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही संविधान को लेकर झूठ बोल रहे हैं और दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मायावती के कहने का मतलब ये है, संविधान को बदलने में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस एंड कंपनी का एक जैसा हाल है। मायावती ने क्या कहा, पहले इसको सुन लीजिए। माध्यम से अपनी पार्टी द्वारा पूरे देशवासियों को व खासकर कमजोर वर्गों के लोगों को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र में सत्ता व विपक्ष द्वारा अब संसद के अंदर व बाहर भी संविधान की कॉपी दिखाने की होड़ में ये लोग सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं तथा इनकी सोच भी लगभग एक जैसी ही लग रही है और इन दोनों ने अंदर अंदर मिलकर अब इस संविधान को काफी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है। अनेकों संशोधनों के जरिए, अमेंडमेंट के जरिए इसे काफी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है और इन दोनों की अंदरूनी मिलीभगत होने की बात, यानी कि सत्ता और विपक्ष की, मैं अंदरूनी मिली भगत होने की बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि इन दोनों की व अन्य पार्टियों की भी, इन दोनों की भी यानी कि कांग्रेस, खासकर कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों की व अन्य और पार्टियों की भी जिन जिन राज्यों में सरकारें चल रही हैं तो वे सभी राज्य सरकारें वहां के लोगों की खासकर गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि को दूर करने में बुरी तरह से विफल हो गई है और अब उन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए इन दोनों की अर्थात सत्ता व विपक्ष की अंदरूनी मिलीभगत से ही जबरदस्ती संविधान बचाने का नाटक किया जा रहा है, जिससे देश की जनता को जरूर सावधान रहना है। और अब ये लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में, यानी कि सत्ता और विपक्ष के ये लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहाँ इस भारतीय संविधान के साथ, ये भारतीय संविधान है, तो यहाँ इस भारतीय संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये कतई भी उचित नहीं है। जबकि इन दोनों ने अर्थात सत्ता व विपक्ष ने अब तक अंदर अंदर मिलकर संविधान में इतने ज्यादा संशोधन कर दिया, अमेंडमेंट कर दिए हैं कि अब ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मंशा वाला समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष एवं बहुजन हिताय वाला संविधान नहीं रहा है, बल्कि अधिकांश अब ये जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बनकर
रह गया है। साथ ही अब सत्ता व विपक्ष के जातिवादी मानसिकता के लोग अंदर अंदर मिलकर यहाँ SC, ST व OBC वर्गों का खासकर शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में इन्हें बाबा साहब की बदौलत से मिले आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं या फिर इसे निष्प्रभावी बना के इन्हें यहाँ ये सभी पार्टियां इसका पूरा लाभ इसका पूरा लाभ इन्हें नहीं देना चाहती हैं। इसलिए अब संविधान को बचाने के नाम पर वह इसकी आड़ में सत्ता व विपक्ष द्वारा जो जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी राजनीति की जा रही है, तो उससे इन वर्गों के लोगों को कतई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। और ये बात भी सर्वविदित है कि इस संदर्भ में खासकर कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने अंदर अंदर मिलकर यहाँ की पिछड़ों के आरक्षण को लेकर आई मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी अपनी सरकारों में लागू नहीं होने दिया था, लेकिन श्री BP सिंह की बनी केंद्रीय सरकार में इसके लागू होने पर भी तब फिर इन दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस एंड बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने, अर्थात इन दोनों पार्टियों ने पूरे देश में इसका पर्दे के पीछे से काफी डटकर विरोध भी कराया था। तो इस तरीके से आपने देखा कि मायावती ने साफ साफ कहा कि संविधान के मुद्दे पर दोनों ही दल एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की हार को बहुजन समाज पार्टी पचा नहीं पा रही है और एक झूठ कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और उसकी मदद कर रही है। इस झूठ ने बहुजन समाज पार्टी की जो सालों की मेहनत थी, जिसके ऊपर दलित आंदोलन खड़ा था, उसको धराशायी कर दिया। आज बहुजन समाज पार्टी अपनी उसी खोई ताकत को हासिल करना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ी घटना हुई थी। मायावती के जो भतीजे बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद थे, उनको बीच चुनाव से हटना पड़ा था, चुनाव प्रचार से रोक दिया था और इसकी बहुजन समाज पार्टी में एक तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। चुनाव परिणामों के बाद जब बहुजन समाज पार्टी की बैठक हुई तो उस बैठक में मायावती ने आकाश आनंद को भी बुलाया था और आकाश आनंद को उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के बीच में बुलाया, उनको आशीर्वाद दिया और उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी वापस सौंप दी। इस तरीके से अब आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी की कमान संभालेंगे और अब जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं उनको लग रहा है कि एक युवा चेहरा पूरी ताकत और सामर्थ्य के साथ दलित आंदोलन को वापस पटरी पे लाने की कोशिश करेगा, जिसे एक विमर्श के जरिए नुकसान पहुंचाया गया। बहुजन समाज पार्टी की इस मीटिंग में पूरे प्रदेश से और देश से कार्यकर्ता पदाधिकारी आए थे और एक बैठक हुई जिसमें ये फैसला किया गया कि अब बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव भी लड़ेगी। यानी अभी उत्तर प्रदेश में 10 और उसके बाद 7, इस तरीके से कुल 17 उपचुनाव होने वाले हैं और इन उपचुनाव में सबसे पहले 10 सीटों के लिए होंगे। बाद में अगर समाजवादी पार्टी ने अपने बागी उम्मीदवारों की सदस्यता खत्म कर ली तो उनके चुनाव क्षेत्र में भी उपचुनाव होंगे। तो इस तरीके से पहले 10 उपचुनाव हैं और बाद में फिर 7 हो सकते हैं। तो एक बड़ा नंबर है जहां उपचुनाव होंगे और बहुजन समाज पार्टी पहले इन उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेती थी, लेकिन अब उसने ये तय किया है कि वो इस चुनाव में हिस्सा लेगी। बहुजन समाज पार्टी के उपचुनाव में हिस्सा लेने का कारण ये है कि इसके जरिए 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसकी वो तैयारी कर सकेगी, अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर सकती है, उनमें एक उत्साह भर सकती है और जो नुकसान हुआ है 2024 के लोकसभा में उसको किसी तरीके से वो हासिल करना चाहती है, जिससे कि नए जब चुनाव हो तो बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरे। बहुजन समाज पार्टी की ताकत से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन दोनों ने ही लोकसभा उपचुनाव में ये विमर्श
फैलाया। बहुजन समाज पार्टी का साथ लेके भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें लाएगी और उसके बाद संविधान में परिवर्तन करके आरक्षण खत्म कर देगी। अगर देखें तो कांग्रेस ने संविधान में कई बार संशोधन किया है और ये संख्या 75 से ऊपर की है। इसके अलावा 90 बार कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है। यानी अगर संविधान का किस तरीके से उल्लंघन हुआ है वो कांग्रेस के इतिहास में पता चल सकता है। राहुल गांधी के साथ ये दिक्कत है कि वो 2000 से पहले की जो घटनाएं हैं उसको याद नहीं करना चाहते और अब वो जो नए तर्क दे रहे हैं उसमें भी कांग्रेस की पुरानी बातों को शामिल नहीं करते। कांग्रेस ने इस देश पर 60-65 साल राज किया है। कुछ अच्छे काम भी किए हैं और कुछ गलत काम भी हुए हैं। जो गलत काम हुए हैं आज उनकी चर्चा होती है और आज की कांग्रेस उन गलत कामों को नज़रअंदाज कर जाती है, चाहे वो आपातकाल हो या संविधान संशोधन हो। 75 से अधिक संविधान संशोधन कांग्रेस ने किए। उसमें सबसे बड़ा 42वां संविधान संशोधन था जिसमें मूलभूत आधार जो ढांचा था उसमें बदलाव किया गया। उसे एक तरीके से मिनी संविधान कहा जाता है। ये संविधान संशोधन उस समय हुआ जब देश में इमरजेंसी लागू थी 1976 में। यानी ना तो वहाँ विपक्ष का कोई आदमी था, ना ही ऐसा कोई आदमी जो कांग्रेस को पसंद नहीं था। अब वही कांग्रेस दूसरे दलों पे आरोप लगा रही है कि वो संविधान को बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। ये जो लाभ आरक्षण खत्म कर देने और संविधान को बदलने का लोकसभा चुनाव में मिला है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसको आगे भी भुनाना चाहती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने ये तय कर लिया है कि अब इस झूठ को ज़्यादा पनपने नहीं देना है। देखना है कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस झूठ का मुकाबला करती है, क्योंकि इस एक झूठ ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों ही दलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब विधानसभा चुनाव की बारी है और देखना है कि वहां किस तरीके से प्रदर्शन दोनों दल करते हैं। दलित राजनीति बहुजन समाज पार्टी के ऊपर है। कांग्रेस ने अपने 65 सालों के इतिहास में दलितों को सिर्फ वोट बैंक बना के रखा। उनका जो सामाजिक आर्थिक स्तर था वो तब सुधरना शुरू हुआ जब कांशीराम और मायावती ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, दलित आंदोलन को आगे बढ़ाया और उनके लिए कुछ ऐसे काम कराए जिससे उनकी प्रगति हो सके। बावजूद उसके एक झूठ के चलते दलित बहुजन समाज पार्टी के पूरे मिशन को भूल गया और वो गुमराह हो गया। अब मायावती की जिम्मेदारी है कि वो इस वर्ग को किस तरीके से रास्ते पर लाए। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।